नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज जो हमारी जो कोटेशन है वो ये है दोस्तों कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है या किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके जो इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कितनी भी कठिन डगर क्यों ना हो, आपको सफलता जो है वो जरूर मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जब भी आप अपना लक्ष्य तय करो तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप में जितना भी दम है वो सारा का सारा लगा दो, और आपका जो लक्ष्य है अगर वो सही है तो आपको जो मंजिल है वो जरूर मिलती है। देर सवेर जो है वो आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हम प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो आप सबके लिए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है राजस्थान की आकृति है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुतायत में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो हम कहते हैं पतंग के समान। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान की आकृति की तो राजस्थान की आकृति इस प्रकार से है, और राजस्थान की जो आकृति है वो हम कहते हैं पतंग के समान है। दूसरा विषम कोण चतुर्भुज। दोस्तों अगर मैं कहूं पतंग के समान या विषम कोण चतुर्भुज एक ही है तो कहने का अर्थ है पतंग के समान भी है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है, और दोनों को इंग्लिश में जो है वो क्या कहा जाता है, रेम्बोस कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, राजस्थान की आकृति पतंग के समान भी सही है, विषम कोण चतुर्भुज के समान, और दोनों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेम्बोस कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, पतंग के समान होगा। यानी कहने का अर्थ पतंग के समान, विषम कोण चतुर्भुज और रेम्बोज के समान, यानी उपयुक्त सभी जो है वो उत्तर सही होगा। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों अगर सही सुमेलित की बात करें, एक तरफ हमें दे रखे हैं जिले और दूसरी तरफ दे रखा था उनकी आकृति, आकार नहीं है, इनकी आकृति है। यानी ये जो जिले हैं ये किस प्रकार की आकृति रखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, राजस्थान के पॉलिटिकल मैप का जब हम अध्ययन करेंगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ले आते हैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन है कि जोधपुर की आकृति जो है मयूराकार है, तो यह हमारा जोधपुर रहा, और इसकी आकृति जो है वो मयूर ध्वज के समान है, यानी मोर के जो पंख होते हैं दोस्तों उस पंख के समान मानी जाती है। तो पहला जो है वो सही है। दूसरा सिक्कर, और सिक्कर की जो आकृति है दोस्तों ये हमारा सिक्कर है, और सिक्कर की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, यह हम कहते हैं प्याले नुमा है। कैसे है, अर्धचंद्राकार, या दूसरी हम बोलते हैं प्याले नुमा। सही है। टोंक, टोंक की आकृति दोस्तों ये रही, और टोंक की आकृति हम कहते हैं पतंगा आकार, या इसे दूसरा हम कहते हैं राजस्थान के समान, राजस्थान के समान मानी जाती है। यानी रेम्बोस के समान, या हम कहते हैं विषम कोण चतुर्भुज के समान है, या राजस्थान के समान मानी जाती है। तो ये भी सही है। तीसरा हम बात करते हैं चित्तौड़, और चित्तौड़ की जो आकृति है दोस्तों ये रही। चित्तौड़ की आकृति जो है वो घोड़े के नाल के समान है। एक ये रहा चित्तौड़ और एक ये रहा चित्तौड़। तो कहते हैं कि घोड़े के नाल जैसे आकृति है वो किसकी है, चित्तौड़ की। दोस्तों ये जो है एक हमें याद रखना है बाड़मेर, और बाड़मेर की जैसे हम देखते हैं दोस्तों ये रहा बाड़मेर, और बाड़मेर की जो आकृति है वो भारत के समान है। कैसे है, भारत के समान। जब भारत का मानचित्र हम देखते हैं तो उसी प्रकार की आकृति जो है वो कहाँ पे है, बाड़मेर। तो भारत के समान जो आकृति है वो किसकी है, बाड़मेर की। और यहाँ पे एक चीज और बताता, उदयपुर, और उदयपुर की जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है ओशिनेशिया, और ओशिनेशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की आकृति जो है वो राजस्थान के कौन से जिले के समान है, तो हम कहते हैं उदयपुर। तो कहने का अर्थ ये है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो जोधपुर मयूराकार, सिक्कर अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा, टोंक पतंगाकार राजस्थान के समान रेम्बोज के समान, चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल के समान, बाड़मेर भारत के समान, और हम कहते हैं जोध उदयपुर जो है वो कैसा है, ऑस्ट्रेलिया के समान। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 1, 2 व 3, 4, यानी उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, सही है। राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में
कर्क रेखा के दोस्तों, तो आप सबको पता है कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर क्या करती है, गुजरती है। और राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, ये दक्षिणी भाग हम कहते हैं ये बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर है। तो इस प्रकार से दक्षिणी भाग से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दो जिले हम कहते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। दूसरी बात, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, तो हम कहते हैं कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में जो है वो 26 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है दोस्तों। और 25 किलोमीटर जो है वो बांसवाड़ा में है, और 1 किलोमीटर जो है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में। और आप सबको पता है दोस्तों, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर ये कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है। तो राजस्थान का एक जिला जो दो कटिबंधों में अवस्थित है दोस्तों, तो वो कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा। उसका आधा हिस्सा दक्षिणी हिस्सा जो है, यानी कुशलगढ़ से नीचे वाला हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंध में, और कुशलगढ़ के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में क्या माना जाता है, स्थित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेवल प्राचीन नाम किस प्रदेश का था। दोस्तों अगर मेवल प्रदेश यानी मेव जाति वाला बहुल्य क्षेत्र, या हम कहते हैं देवल प्रदेश। मेवल और देवल प्रदेश के नाम से प्राचीन समय में किसे जाना जाता, तो दोस्तों प्राचीन समय में ये जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और हम कहते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, माही। माही नदी इस प्रकार से राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो हम कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इस पूरे भौगोलिक प्रदेश को जहां पे मेव जाति रहती है क्या कहा जाता है, मेवल प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है, मेवल कह दो, देवल प्रदेश, या इसे ही एक नाम दिया जाता था प्राचीन पुष्प प्रदेश। और इसी प्रदेश को इसी प्रदेश को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है बागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, बागड़ प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर को जाना जाता है। यानी माही नदी के दक्षिणी वाला हिस्सा बांसवाड़ा डूंगरपुर को मेवल प्रदेश, देवल प्रदेश, हम कहते हैं पुष्प प्रदेश, या बागड़ प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि योद्धे प्रदेश प्राचीन समय में किस प्रदेश को कहा जाए, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि योद्धे प्रदेश यानी जहां के लोग योद्धा हुआ करते थे, और योद्धे प्रदेश के रूप में राजस्थान के कौन से भौगोलिक प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों, तो योद्धे प्रदेश का नाम लेते हैं तो यहाँ पे है गंगानगर, और यहाँ पे है हनुमानगढ़। दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग। और ये जो भटनेर दुर्ग है दोस्तों, ये एक नदी के किनारे है, और नदी का नाम आप जानते हो घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी के किनारे अवस्थित, घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर नदी दोस्तों प्राचीन सरस्वती जो नदी है उसके पेंदे में क्या होती है, प्रवाहित होती है। दोस्तों मैं कहता हूं कि प्राचीन समय या वैदिक काल में भारत में 2 महत्वपूर्ण उपजाऊ मैदान थे, यानी दोआब थे। एक जो था वो सिंधु नदी तंत्र था, और जिसके किनारे जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अवस्थित है। दूसरे हम बात करते हैं सरस्वती नदी, या हम कहते हैं घग्गर नदी। प्राचीन समय में सरस्वती और वर्तमान में बोलते हैं घग्गर, और इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल आदि क्या है, अवस्थित है। तो दोस्तों प्राचीन समय में जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को, या हम कहते हैं सिंधु नदी को पार करके कहां पे पहुंच जाते थे, सरस्वती नदी के आसपास पहुंच जाते। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, प्राचीन समय में मानव की आजीविका के मुख्य 2 ही साधन थे, एक तो था आखेट, और एक जो था वो क्या था, कृषि कार्य। और इसलिए आखेट करने के बाद में मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण जो कृषि कार्य था वो कृषि कार्य क्या किया जाता है, माना जाता है। तो कृषि कार्य क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, पैदा होता है। यानी कहने का अर्थ नदी घाटी जो क्षेत्र है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, और उसको प्राप्त करने के लिए विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो लगातार क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते। उत्तरी भाग से वो आक्रमण करते थे, और उत्तरी भाग सिंधु नदी या उसके आसपास नदी क्षेत्र को विजिट करने के बाद में वो कहां पे आते थे, वो सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में आते थे, और यहाँ के लोगों के साथ वो क्या करते थे, युद्ध करते थे। और यहाँ के लोग जो है वो लगातार युद्ध कार्य करते करते युद्ध में क्या हो गए, निपुण हो गए। इसलिए जहां पर योद्धा होते हैं उस प्रदेश को क्या कहा जाता है, योद्धे प्रदेश कहा जाता है। तो योद्धे प्रदेश के रूप में राजस्थान के कौन से जिले माने जाते हैं, तो हम कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर के अंदर प्राचीन समय में हम बात करते हैं
कि गंगानगर का हिस्सा ही क्या है, हनुमानगढ़ है। 1994 में गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़, और यहाँ पे राजस्थान का सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो कौन सा अवस्थित है, भटनेर दुर्ग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हम बात करते हैं छप्पन का मैदान कहाँ पे अवस्थित है। दोस्तों छप्पन का जो मैदान है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो देखो दोस्तों, एक तो है छप्पन का मैदान, और दूसरी जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियां। और दोनों ही जो है दोस्तों, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान जिले में क्या है, अवस्थित है। और हम बात करते हैं राजस्थान में कहाँ पे, तो ये रहा राजस्थान का मैप दोस्तों। और राजस्थान के मैप में हम बात करते हैं कि दोनों ही भौगोलिक प्रदेश जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, उस पर चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है, तो छप्पन का मैदान दोस्तों यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है, और नदी का नाम है माही नदी। और माही नदी का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से माही नदी का क्षेत्र है। और जिले की बात करें दोस्तों, कौन कौन से जिले हैं, तो जिले की जैसे हम बात करते हैं तो याद रखना, एक तो है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर, नहीं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी का जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें तो अभी हमने बात की थी बांसवाड़ा डूंगरपुर में मेवल या देवल प्रदेश, दूसरा यहीं पे हमने कहा था पुष्प प्रदेश, ये जो है माही नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। तो अगर छप्पन का मैदान पूछे तो हम कहेंगे प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले में अवस्थित। लेकिन अगर दोस्तों छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। यानी कहने का अर्थ है छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां जो है दोस्तों वो बाड़मेर जिले में है। और आप सबको पता है कि बाड़मेर में ये जो छप्पन की पहाड़ियां है ये कहाँ पे है, सिवाना में है। तो हम कहते हैं सिवाना की पहाड़ियां। और सिवाना की जो पहाड़ियां है ये कठोर है, ग्रेनाइट से निर्मित है, और इसीलिए ये जो प्रदेश है इसे कहा जाता है नाकोड़ा पर्वत। और नाकोड़ा पर्वत जो है वो जेएनयू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और इसलिए इसे कहा जाता है मेवा नगर। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के सिवाना में नाकोड़ा में स्थित है, इसीलिए इसे नाकोड़ा पर्वत, सिवाना की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां कहा जाते हैं। और इन्हीं छप्पन की पहाड़ियां नाकोड़ा पर्वत पर जेएनयू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे मेवा नगर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जबकि छप्पन का मैदान जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, और हम कहते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश राजस्थान के कौन से जिले में क्षैतिज प्राप्त होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में प्राप्त होता है, तो अभी आइए हम बात करते हैं छप्पन, ये जो सूर्य का जो प्रकाश है ये राजस्थान के कौन से जिले में क्षैतिज रूप से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको पता है सूर्य कर्क रेखा राजस्थान के कहां से होकर गुजरती है, तो हम बात करते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो हम कहते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले से होकर क्या करती है, गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, और सबको पता है कि कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो कब सीधा चमकता है, तो हम कहते हैं कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो 21 जून को सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब जब 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो बांसवाड़ा, देखो दोस्तों मैं कहता हूं 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो हम बोलते हैं लंबवत किरणें। क्या बोलते हैं, लंबवत किरणें। लंबवत किरणें, लंबवत किरणें तो कहां पे पड़ेंगी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। जबकि क्षैतिज जो किरणें हैं यानी तिरछी किरणें, क्षैतिज किरणें जो है वो कौन से जिले में पड़ती है, तो हम कहते हैं गंगानगर, और दूसरे नंबर पर आता है हनुमानगढ़, और तीसरे नंबर पर आता है बीकानेर, और चौथे पर आता है चूरू। दोस्तों मैं कहता हूं सूर्य की सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में, क्षैतिज किरणें, तो कौन से जिले में पड़ेंगी, तो पहला है गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, और चौथा जो है वो कौन सा है, चूरू माना जाता है। और सबसे सीधी या लंबवत हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर बांसवाड़ा है, नंबर 2 पर डूंगरपुर है।
तो दोस्तों सही उत्तर जो है वो कौन सा जिला हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। यानी गंगानगर जिला राजस्थान में सबसे तिरछी सूर्य की किरणें प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम बताइए। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो आपको याद होगा दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कौन से जिले की है? तो आप सबको पता है राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है पहले नंबर पर कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा आता है? तो हम कहते हैं जैसलमेर आता है। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे, देखो दोस्तों, बीकानेर और बाड़मेर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? बाड़मेर आता है। तीसरे नंबर पर हम कहते हैं बीकानेर आता है और चौथे नंबर पर आता है जोधपुर और पांचवें नंबर पर आता है नागौर। दोस्तों मैं ये कहता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जो जिले हैं वो कौन से हैं? तो पहले नंबर पर जैसलमेर। तो कहां पे है? सब में तो धौलपुर तो कैंसिल हो जाएगा। पहले नंबर पर जैसलमेर, जैसलमेर तीनों में। दूसरे पर बाड़मेर, तो ऑप्शन सही कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। जबकि सबसे कम जो हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो कहां पे है? तो धौलपुर। पहले नंबर पर धौलपुर। दूसरे नंबर पर यहां पे है दोस्तों दौसा, दौसा। उसके बाद में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हम बात करते हैं राजसमंद। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल, यानी कहने का अर्थ है आरोही क्रम में हम बात करते हैं तो सबसे कम धौलपुर है, नंबर 2 पर क्या है? दौसा है। उसके बाद में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जो है वो राजस्थान में सबसे कम क्या रखते हैं? क्षेत्रफल। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाले। हम कहते हैं जैसलमेर राजस्थान का लगभग 11.22% जो क्षेत्रफल है वो केवल और केवल जैसलमेर में, और 8 पॉइंट समथिंग प्रतिशत बाड़मेर में और 8% के आसपास जो है वो बीकानेर है। जबकि राजस्थान का जब धौलपुर है ये 1% से भी कम क्या रखता है? राजस्थान का क्षेत्रफल रखता है। जबकि दौसा जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% हिस्सा रखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है दोस्तों, लसाड़िया का पठार कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें लसाड़िया का पठार तो आप सबने सुना होगा राजस्थान के सबसे दक्षिण में हम बात करते हैं उदयपुर, और उदयपुर में एक झील है और उस झील का नाम है जयसंबंध झील। जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में एक कटा फटा पठारी भाग है, और ये जो कटा पठारी भाग है उसे क्या कहा जाता है? लसाड़िया का पठार कहा जाता है। लसाड़िया का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं कहूं लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो उदयपुर जिले में। जबकि याद रखना कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जो पठार है वो कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है पहले नंबर पर हम बात करते हैं उड़िया का पठार है, और दूसरे पर हम बात करते हैं आबू का पठार। और दोनों ही जो है वो कौन से जिले में? तो हम कहते हैं सिरोही जिले में। तीसरा जो पठार है वो लसाड़िया का पठार है, जो हमने कह दिया कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। लेकिन दोस्तों एक पठार और याद रखना है, उस पठार का नाम है हम कहते हैं भोराट का पठार। और भोराट का पठार जो है दोस्तों वो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक क्या है? विस्तृत है। गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। हम कहते हैं गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक का जो पठारी भाग है जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पठार माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है। और ये जो दोस्तों भोराट का पठार है ये क्या करता है? राजस्थान के अपवा तंत्र को निर्धारित करता है। मैं कहता हूं राजस्थान के अपवा तंत्र को निर्धारित करने वाला पठार कौन सा है? तो आप कौन सा पठार कहोगे? आप कहोगे भोराट का पठार। कहां से कहां के मध्य है? तो सही उत्तर है गोगुंदा, उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, जो अरब सागर के अपवा तंत्र को बंगाल के अपवा तंत्र से क्या करता है? अलग करता है। दूसरा हमने बात कर ली लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है, कटापटा पठारी भाग है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार की बात करेंगे उड़िया का पठार है, और दूसरा सबसे ऊंचा पठार बात करेंगे तो वो कौन सा है? तो हम कहते हैं आबू का पठार। और ये जो आबू का पठार है दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा जो नगर है माउंट आबू वो किस पठार पर अवस्थित है? आबू के पठार पर अवस्थित है। दूसरी कि माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जिसे बोलते हैं नक्की झील।
और नक्की झील के बारे में आप सब जानते हैं कि नक्की झील जो है उसका निर्माण जो है, अगर राजस्थान के साहित्य में पढ़ेंगे, देवी देवताओं द्वारा क्या किया गया, अपने नाखूनों से निर्मित किया गया। लेकिन ज्योग्राफी की दृष्टि से बात करें, नक्की झील एक क्रेटर का क्या माना जाता है, उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नन्न रॉक और टोड रॉक अवस्थित है। और ये जो नन्न रॉक और टोड रॉक जो है वो ज्वालामुखी के लावा के जमाव से निर्मित क्या मानी जाती है, स्थलाकृति मानी जाती है, यानी महिला घुंघट के समान खड़ी है। और दूसरा हम कहते हैं कि एक मेंढक जो है वो झील के अंदर छलांग लगाने जैसी आकृति दिखाई देती। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है दोस्तों, वो आता है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राजस्थान की कृषि के संदर्भ में जब भी बात करता हूं तो सबसे पहला जो प्रश्न माना जाता है वो सोयाबीन माना जाता है। सोयाबीन जो है वो एक प्रोटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कृषि मानी जाती है। और भारत में सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान का जो नंबर है सोयाबीन उत्पादन में, वो दूसरे और तीसरे, कभी दूसरे पर आता है कभी तीसरे पर। लेकिन अपने बात करते हैं राजस्थान में सोयाबीन जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है। तो दोस्तों अगर सोयाबीन के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो कौन से जिले में होता है, झालावाड़ जिले में होता है। दोस्तों झालावाड़ जिला जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको पता है हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, तो हम बात करते हैं काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी अवस्थित है दोस्तों। तो एक तो ये सोयाबीन। दूसरा जो हम कृषि की बात करते हैं वो जो आएगी वो नेक्स्ट पर्सन में है, मक्का का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। तो मक्का और सोयाबीन दो महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान जो है, राजस्थान में भीलवाड़ा जो जिला है ये सर्वाधिक क्या करता है, मक्के का उत्पादन करता है। दोस्तों सोयाबीन की बात करें तो हमने अभी बात की है, सोयाबीन जो है वो सर्वाधिक झालावाड़ जिले में। और अगर मक्के की बात करते हैं तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन से जिले में है, तो हम कहते हैं भीलवाड़ा जिले में। दोस्तों अगर पहली बात करते हैं सोयाबीन, हमने कह दिया झालावाड़। दूसरी हम बात करते हैं मक्का उत्पादन में, तो हम कहते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तीसरे हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में कौन से अग्रणी जिले माने जाते हैं। गेहूं उत्पादन में हम कहते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। दोस्तों एक आता है खाद्यान्न। और खाद्यान्न की बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जो जिला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, अलवर माना जाता है। जबकि अन्न का भंडार जो दोस्तों वो किसे कहा जाता है, गंगानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। और आप सबको पता है गन्ना जो है वो उष्णकटिबंधीय फसल है। हम कहते हैं गन्ना जो उष्णकटिबंधीय है। पहले गन्ने उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान माना था, लेकिन वर्तमान समय में ब्राजील के बाद में विश्व का दूसरा सबसे प्रमुख गन्ना उत्पादक जो देश है वो भारत है। पहले नंबर पर ब्राजील आ गया है दक्षिण अमेरिका का, और दूसरे नंबर पर जो है वो एशिया का भारत है। तीसरे नंबर पर क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में भारत में सर्वाधिक जो गन्ना उत्पन्न होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में सर्वाधिक जो गन्ना है वो कहाँ पे होता है, श्री गंगानगर। और इसीलिए इसीलिए 1937 ईस्वी में श्री गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में एक सार्वजनिक चीनी मिल मानी जाती है। 1957 में इससे जो है वो सार्वजनिक चीनी मिल के रूप में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल, बहुत इंपॉर्टेंट है रबी की फसल है दोस्तों। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रबी की फसल। और आप सबको पता है रबी की फसल जो है वो जो है राजस्थान न केवल भारत में हम कहते हैं महत्वपूर्ण फसल माने जाते हैं। एक तो देखो दोस्तों खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल, खरीफ की जो फसल है ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल में राजस्थान में क्या बोया जाता है, तो हम कहते हैं बाजरा। हम बात करते हैं खरीफ की फसल में मक्का। हम बात करते हैं खरीफ की फसल में मूंगफली। हम बात करते हैं कपास। हम बात करते हैं जूट। हम बात करते हैं चावल। हम बात करते हैं गन्ना।
ये जो है ये किसकी फसल है? ये है खरीफ की फसल है दोस्तों। जबकि जो दोस्तों जो गेहूं, जो गेहूं, सरसों, ये जो है वो किसकी फसल मानी जाती है? रबी की फसल मानी जाती है। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जो प्रश्न आता है, भारत में राजस्थान का निम्न तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में ये जो प्रश्न है, चाहे इसके अनुसंधान केंद्र की बात करें, चाहे हम बात करें उत्पादन की बात करें, तो राजस्थान में कौन सा उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों मैं कहता हूं कि बाजरा जो है वो भी, राजस्थान जो है वो भारत का सर्वाधिक जो है वो बाजरा उत्पादन करने वाला क्या माना जाता है? राज्य माना जाता है। लेकिन दोस्तों बाजरा जो है वो कैसा है? खाद्यान्न फसल है। बाजरा जो है वो खाद्यान्न फसल है और राजस्थान भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन। दूसरा हम कहते हैं गंवार। गंवार भी जो है वो मुख्य रूप से, राजस्थान जो है वो भारत में सर्वाधिक गंवार उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो तिलहन पूछा गया है, यानी जिससे तेल निकाला जाता है। और तिलहन की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन के रूप में सरसों वो तोरिया जो है वो क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और हम कहते हैं कि सरसों जो है वो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। इसीलिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? हम कहते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? तो हम कहते हैं सेवर। और सेवर कहाँ पे है दोस्तों? तो वो कहाँ पे है? भरतपुर में क्या है? अवस्थित। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो राजस्थान या भारत में मुख्य रूप से जो है दोस्तों वो क्या करता है? कृषि ऋण जो है वो क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। महाराष्ट्र मुंबई में ये जो है नाबार्ड की क्या की गई? स्थापना की गई है। कब की गई है? तो हम कहते हैं 12 जुलाई 1982 जो है, इस 12 जुलाई 1982 को महाराष्ट्र के मुंबई नामक स्थान पर नाबार्ड की क्या की गई? स्थापना। और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ये भी पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो क्या करते हैं? किसानों को जो है वो ऋण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न करते हैं, राजस्थान में वालरा जो कृषि है एक प्रकार है। वालरा कृषि दोस्तों अगर हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में तो हमने विस्तार से चर्चा की है। और जो वालरा कृषि है ये आदिवासी लोगों, और आदिवासी लोगों में मुख्य रूप से जो जाती है सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में रहती है? 12 जिले में रहती है। हम कहते हैं 12 जिले में शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि जो लावा का पठार है, लावा से निर्मित है, मालवा के पठार का अग्रिम विस्तारित रूप है। शाहबाद उच्च भूमि में सहरिया जनजाति रहती है और सहरिया जनजाति जो है वो क्या करती है? वालरा कृषि करती है। और इस कृषि की विशेषता है कि एक बार एक स्थान पर पहुंचकर यहाँ की वनस्पति को जला दिया, 3-4 साल बाद में कृषि की, इस स्थान को छोड़कर चले गए और दूसरे स्थान पर कृषि कर ली, फिर 3-4 साल बाद में छोड़कर चले गए, दूसरे स्थान पर कृषि की। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि। भारत में इसे कहा जाता है झूमिंग कृषि और राजस्थान में इसे कहा जाता है, अगर सहरिया जनजाति कर रही है तो वालरा कृषि। तो पहली बात तो करेंगे स्थानांतरित कृषि का क्या माना जाता है? प्रकार माना जाता है। अगर मैं कहता हूँ भील जाति, और भील जनजाति जो है वो हम कहते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। तो भील जनजाति द्वारा भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो एक का नाम है चिमाता। और चिमाता जो है दोस्तों वो पर्वतीय भाग को काट कर की जाने वाली कृषि तो चिमाता है, और अगर मैदानी भाग में की जाती है तो उसे कहा जाता है दजिया। मैदानी भाग में भील जनजाति जो है जो स्थानांतरित कृषि करती है उसे कहा जाता है दजिया, और अगर पर्वतीय भाग में की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने काजरी 1959 में स्थापना की है। और तो दोस्तों काजरी जो है ये राजस्थान में शुष्क कृषि एवं वन संपदा के बारे में क्या करते हैं? रिसर्च करती है। काजरी एरिड यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति है, यह कृषि जो है
उसके निर्माण में महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका देती है, उस पर क्या करती है, अनुसंधान करते हैं। और राजस्थान में हम कहते हैं काजरी का जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई, तो जोधपुर में। हम कहते हैं काजरी जो है वो जोधपुर में है। और आफरी, आफरी भी कहाँ पे स्थापित की गई है, जोधपुर में स्थापित की गई। आफरी जो है वो वन से संबंधित माने जाते, वन से संबंधित जो अनुसंधान है वो आफरी करता है, और कृषि से संबंधित जो अनुसंधान है वो मुख्य रूप से कौन करता है, आप ये काजरी करता है। बीकानेर में शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र है। शुष्क कृषि से संबंधित जो अनुसंधान है वो कहां पे किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है। और दुर्गापुरा केंद्रीय कृषि अनुसंधान, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन अनुसंधान केंद्र है, वो कहां पे, दुर्गापुरा जयपुर में अवस्थित है। दोस्तों हम कहते हैं कि जो आफरी काजरी है उसकी स्थापना जोधपुर में की गई। शुष्क कृषि या बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। दुर्गापुरा जयपुर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जो दुर्गापुरा जयपुर में अवस्थित है। तो हम कहते हैं ये जो है हमें क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट हम प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी कहां पे स्थापित किया गया। दोस्तों आप सबको पता है बीज एवं मसाला अनुसंधान, पहले भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन जो था वो केरला करता था, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान में मसालों के संदर्भ में भारत का क्या माना है, अग्रणी राज्य माना है। राजस्थान जो है, राजस्थान भारत में सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला क्या माना जाता है, राज्य माना जाता है। और इसीलिए मसालों से संबंधित राजस्थान में स्पाइस जो पार्क है वो क्या किए गए, स्थापित किए गए। और हम कहते हैं राजस्थान में कितने स्पाइस पार्क है, तो 2 हैं। मसाला पार्क है 2, तो पहला जो है वो कहाँ पे, कोटा में, और दूसरा जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, जोधपुर में स्थापित किया गया। यानी राजस्थान भारत का महत्वपूर्ण जो है वो मसाला उत्पादक राज्य है, और इसीलिए राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क है, एक कोटा एक जोधपुर। और राजस्थान में राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, अजमेर में स्थापित किया गया। और कब किया गया, सन 2000 में किया गया। कब किया गया, सन 2000 में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सही नहीं है। तो दोस्तों अगर हम करते हैं विटिकल्चर, विटी का अर्थ होता है अंगूर, तो अंगूर की कृषि की जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। दूसरा हम कहते हैं पीसी कल्चर, पीसी का अर्थ होता है मछली, और मछली पालन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। वर्मी, वर्मी का अर्थ है केचुआ, तो हम कहते हैं केचुआ पालन जो है उसे क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का अर्थ है रेशम उत्पादन। तो दोस्तों ये चारों को चारों प्रश्न क्या है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कहने का अर्थ गलत कोई नहीं है, सभी के सभी क्या है, सही है। दूसरा एरोपोनिक, एरोपोनिक जो कृषि है दोस्तों, हम कहते हैं हवा में, हवा में कृषि करना क्या कहलाता है, एरोपोनिक कहलाता। आजकल आपको देख रहे हो कि आधुनिक समय में जगह कम होने के कारण शहरों में छतों के ऊपर, और हम कहते हैं गैलरी के अंदर जो कृषि कार्य की जाती है गमलों में लगा, उसे क्या कहा जाए, एरोपोनिक कहा जाए। दूसरी दोस्तों, एक वर्तमान समय में एक कृषि बढ़ रही है जिसे कहा जाता है जैविक कृषि। भारत का प्रथम जैविक कृषि करने वाला जो राज्य है वो तो है सिक्किम, यानी सिक्किम जो है वो भारत का प्रथम जैविक कृषि करने वाला क्या माना जाता है, राज्य माना जाता है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जैविक कृषि करने वाले जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो राजस्थान में जैविक कृषि करने वाले क्या माने जाता है, जिले माने जाते हैं। तो इसमें तो हमने कर लिया, इनमें से कौन, सभी के सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 10। पहले 9 थे, और वर्तमान में राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया, विभाजित। फर्स्ट ग्रेड में सीधा प्रश्न पूछा गया, उसके बाद में सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो कहते हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, हरित क्रांति का भारत में जनक, यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हरित क्रांति शब्द जो है वो यूएनओ में विलियम गेडे ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो शब्द का नामांकन जो है, शब्द दिया था विलियम
गेडे ने यूएनओ में। जबकि हरित क्रांति से संबंध में विश्व में जो कार्य सबसे पहले किया था वो किया था नॉर्मन बोरोलोग। नॉर्मन बोरोलोग जो मेक्सिको में कृषि कार्य कर रहे थे। तो विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरोलोग को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन, अगर हम बात करें भारत में, क्योंकि उस समय जब ये जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1974 में, तो उस समय भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक जो थे वो एम एस स्वामीनाथन थे, और भारत के जो कृषि मंत्री थे वो थे एस सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो थे उस समय भारत के कृषि मंत्री थे, जबकि प्रमुख वैज्ञानिक जो है वो एम एस स्वामीनाथन। और हम कहते हैं भारत में इसके जो जनक हरित क्रांति के वो किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से खनिज राजस्थान में 100% नहीं पाया जाता। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, राजस्थान में 100%, बहुत सारे खनिज हैं राजस्थान में 100% पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान में वोल्स्टोनाइट जो है वो 100% पाया जाता है। जास्पर जो है वो 100% पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? हम कहते हैं अजमेर में। तांबड़ा जो है वो राजस्थान में 100% पाया जाता है। हम कहते हैं टोंक उदयपुर में। वोल्स्टोनाइट सिरोही वाला बेल्ट, सिरोही उदयपुर वाला बेल्ट, वोल्स्टोनाइट पाया जाता है। रॉक फास्फेट जो है वो 100% राजस्थान में नहीं पाया जाता। एकाधिकार जरूर एकाधिकार जरूर जो है वो राजस्थान का है। रॉक फास्फेट में उदयपुर वाला, झामर कोटरा वाली जो खान है, रॉक फास्फेट की भारत की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। लेकिन अगर 100% की बात करें तो जास्पर है, वोल्स्टोनाइट है, तांबड़ा है और पन्ना है। ये जो है ये राजस्थान में 100% जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रॉक फास्फेट जो है उसका एकाधिकार जरूर है राजस्थान में। और हम कहते हैं झामर कोटरा उदयपुर की जो प्रसिद्ध खान है वो रॉक फास्फेट की महत्वपूर्ण खान मानी जाती है। तो कौन सा है? तो रॉक फास्फेट होगा। हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो यानी कहने का अर्थ ये है, हमें पता कौन सा खनिज करना है, अधात्विक। और अधात्विक जो है दोस्तों वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। दोस्तों सीसा और जस्ता आप सबको पता है, शीशे और जस्ते का एस्क है। और गेलेना आप जानते हो, गेलेना जो है वो शीशे और जस्ते का एस्क है। उदयपुर जो है वो यहाँ का प्रमुख जो है, राजस्थान या हम कहे भारत का प्रमुख जो है वो शीशा जस्ता उत्पादक क्या माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। दूसरा चांदी, तो जहां पे शीशा जस्ता मिलता है राजस्थान में, वहीं वहीं से क्या निकलती है, चांदी। यानी जो खाने शीशे और जस्ते के सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, राजस्थान में चांदी निकलती है। तीसरा फेल्सपार, और हम कहते हैं राजस्थान में फेल्सपार जो है वो कौन सा खनिज है, वो अधात्विक खनिज माना जाता है, क्योंकि उसका कोई भी अयस्क नहीं है, प्रकृति में स्वतंत्र। टंगस्टन आप सबको पता है, टंगस्टन का भी क्या होता है, अयस्क है। और राजस्थान के नागौर में डेगाना है, रेवत पहाड़ी है, खिल्ला और बल्ला है, ये जो है ये राजस्थान में क्या माना जाए, टंगस्टन। टंगस्टन जो है उसका क्या है, अयस्क है। वुल्फ्रेमाइट आप लोगों ने सुना होगा, किसका अयस्क है, टंगस्टन का अयस्क है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फेल्सपार जो है वो कैसा है, अधात्विक खनिज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जवार की खान, जावर, जावर की जो खान है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों अभी हमने बात की थी पहली क्लास शीशा और जस्ता, और राजस्थान में शीशे और जस्ते के रूप में साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, चांदी मिलता है। तो अगर दोस्तों अगर शीशा और जस्ता ऑप्शन में होगा तो पहली जो प्राथमिकता है वो किसे दोगे, शीशे और जस्ते को दोगे। अगर शीशा और जस्ता नहीं है तो आप कौन सी दूसरी प्राथमिकता जो है वो किसे दोगे, चांदी को दोगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो जावर की जो खान है कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। और हम कहते हैं कि उदयपुर जो है वो शीशा और जस्ता उत्पादन करने में भारत का क्या माना है, महत्वपूर्ण स्थान। तांबा, तो तांबा जो है हम कहते हैं खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू में। सोना जो है वो कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है।